हेलो एवरीवन। क्रैक टेट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया है सीटेट के एग्ज़ामिनेशंस के लिए दिसंबर में, जो 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक फॉर्म भरने की उसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो आशा ये किया जा रहा है कि दिसंबर एंड या जनवरी तक पेपर होने की पूरी संभावना है। इसका एक कारण ये भी है कि अभी आप जान रहे हो कि मार्च में बिहार गवर्नमेंट 7वां चरण की प्रक्रिया भी स्टार्ट करेगी। तो ये आपके पास एक गोल्डन जुबली चांस है, जो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर अगले साल ही जॉब में आ सकते हो। तो आपके पास 2 महीने लगभग समय है। अगर आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी चलते हो तो हार्डली 2 मंथ आपके लिए है, और ये 2 मंथ इनफ है एग्ज़ाम निकालने के लिए। अगर आप निरंतर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करते हो और कॉन्सेप्ट को बेहतरीन किए हो आपने, या अगर आप अभी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपके लिए 2 मंथ इनफ है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो आज जो मेरा जो इस वीडियो का बनाने का माध्यम यही है कि इस तैयारी को कैसे कंप्लीट किया जाए। नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके सिलेबस क्या है और आने वाले 2 महीने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या हम दूसरों से अलग हट के कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन और आसानी से हो जाए। हमने क्या-क्या पिछली गलतियाँ की जिसके कारण हमारा रिज़ल्ट नहीं हो सका। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोगों का जो इस सेशन को रखने का एक ही मकसद है कि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है, उसके पोर्शन को समझना है। हम पढ़ाई करते हैं बट जो डिमांड्स होता है एग्ज़ाम का, उसे हम फुलफ़िल नहीं कर पाते। हम तो पढ़ाई करते हैं बट जो सिलेबस है, जो उस सिलेबस को हम अंडरस्टैंड नहीं करते और हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। तो मैं उस पे भी चर्चा करूँगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगले 2 महीने में अपने आप को कैसे आपको फिक्स करना है, कैसे मोटिवेट करना है और कैसी सारी चीज़ों को करते हुए भी आप इस एग्ज़ाम को आसानी से कर सकते हो। तो पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे सिलेबस का। इस सीटेट का सिलेबस है क्या। हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा समय लेंगे नहीं, बहुत ही फास्टली इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है हम लोगों को भी। और मैंने भी जैसा आपसे वादा किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से डायरेक्टली आते हैं, उन पोर्शन को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा, जिससे आपके एग्ज़ामिनेशंस हॉल में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। मैं एक भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कराऊँगा जो आपको बोझ हो और आपके लिए एग्ज़ाम में और कठिनाइयाँ उत्पन्न करे। ठीक है? तो पेपर 1 का जो सिलेबस है बेसिकली, उसमें 5 खंड है, जैसा आप जानते हो, सीडीपी, ईवीएस, मैथ और 2 लैंग्वेज पेपर। आपको जो चूज़ करना है, जो आप चुनते हो वो 2 लैंग्वेज पेपर। ठीक है? तो पहला जो सीटेट का जो सिलेबस है, इसमें 15 नंबर जो है वो प्राथमिक बाल विकास के संबंध से आते हैं 30 मार्क्स में, और जो 15 नंबर है वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा शास्त्र और भाषा, इन जो क्रियाएं हैं, ये 3 पोर्शन में इस एग्ज़ाम के सीडीपी के क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो पहला जो है बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे के लिए है, उसके विकास में क्या-क्या चीज़ें शामिल है और उसके संबंधित क्या-क्या सिद्धांत हैं। तो इसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है विकास की अवधारणा, इसके सीखने से संबंध। दूसरा है पियाजे, कोल्सबर्ग और वेगेट्स्की, उसके जो सिद्धांत हैं, निर्माण और महत्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला और दूसरा तो बहुत, इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप इसको हाईलाइट भी कर लेंगे, विकास की अवधारणा और पियाजे कोल्सबर्ग वाला सिद्धांत। ठीक है? तीसरा है बहुआयामी बुद्धि। इसको कैसे हम बहुआयामी यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स का उसमें इंटेलिजेंस पैदा कर सकते हैं, इसकी चर्चा है। चौथा खंड है इसका शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग आदि की विविधता के आधार पर
मतभेदों को समझना। जैसे आप कैसे एक समावेशी समावेशी शिक्षण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं, कैसे विभिन्न समुदायों के लोग, जातियों के लोग को आपस में रखकर एक आप डाइवर्सिटी वाला क्लास एस्टैब्लिश करते हो, जिसमें उसके जो बाल अवस्था की जो विकास है, बाल अवस्था में जो सीखने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको वो कैसे बेहतरीन कर सकता है, तो उसकी बात है। इसमें से देखो, जो तीसरा और चौथा जो टॉपिक है, बहुआयामी बुद्धि, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, तो अगर आप इसे चाहो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। इसको हमने प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से भी कंप्लीट किया, तो आप प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से इन 2 चीज़ों को आसानी से कर सकते हो। जहाँ मुझे लगेगा कि जो पढ़ने की आवश्यकता है, तो उसे मैं वीडियो के फॉर्म में आपको उपलब्ध करवा दूँगा। जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सीरीज, तो उसमें मैंने करा दिया है कि कैसे आप डाइवर्सिटी लाकर बच्चों में संतुलन बना सकते हो, एक विकासशील उसके बौद्धिक में परिवर्तन ला सकते हो, उसके इंटेलिजेंस में वृद्धि कर सकते हो। ठीक है। 5वां है भाषा और विचार। तो भाषा और विचार का कैसे बाल विकास में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के मध्य में होता है। ठीक है, इसे भी आप छोड़ सकते हो, लैंग्वेज से उतना क्वेश्चन आते नहीं। अगला है बाल विकास के सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। बाल विकास के सिद्धांत से मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है इस सीडीपी के पोर्शन को, हर साल 1 से 2 प्रश्न बाल विकास, इस 15 मार्क्स में इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे ही, तो आप इसे हाईलाइटेड कर लेंगे और इसका मैं वीडियो ला दूंगा। तो एक इसका भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला है सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों का आकलन, अंतर स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन और उसका अभ्यास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके क्या क्या आकलन है, किस प्रकार से वो मूल्यांकन करता है, कैसे उसे हमें रचनात्मकता बनाने के लिए उसे स्वयं मूल्यांकन देने से कैसे उसका प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, तो इन चीज़ों की बात होती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से पढ़ना है। इसका भी मैं एक वीडियोज़ लाऊंगा जिसमें इसको भी क्लियर करा दूंगा। अगला है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। आप इसे छोड़ सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस रीच किया है तो उसमें मैंने इसको डिटेल से समझाया है, तो आप उसके माध्यम से भी इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। अगला है बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, यानी इंटेलिजेंस के निर्माण में क्या क्या हो सकता है इसके परिप्रेक्ष्य, जैसे उसके आसपास के क्षेत्रों का क्या है, उसके सीखने की विधि क्या है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको करना चाहिए। ऐसे मैंने प्रैक्टिस सीरीज में इसे कराया है, लेकिन फिर भी इसे एक सेपरेट टॉपिक या एक ही जो सीडीपी का मैराथन सेशन लाऊंगा उसमें करा दूंगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, ये तो हो गया। अगला है टॉपिक शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने हेतु शिक्षार्थियों की आकलन के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। देखो, ये बेसिकली वही है, मूल्यांकन से ही संबंधित ये टॉपिक है। तो इसे भी कैसे समालोचनात्मक, कैसे उसे गलत सही या ना जो भी पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट्स है उसके मध्य में अंतर आप बताते हो, तो ये भी उसी के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हो। चौथा है नेक्स्ट है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। बेसिकली सीडीपी में इससे प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन इससे टॉपिक दिया है तो हम पर्यावरण में अगर पढ़ेंगे तो पर्यावरण के जो भी सिद्धांत है, अवधारणा है, उसके परिप्रेक्ष्य है, उससे हम कंप्लीट करेंगे तो इस टॉपिक को भी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, जिसमें शिक्षक, परिवार, पिता, सहपाठी यानी पीयर ग्रुप, सोशल, ये सब जो जितने भी हैं आस पड़ोस के लोग, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये समाजीकरण प्रक्रिया हमने समझाया भी है, लेकिन इसका भी सेपरेट वीडियोस के फॉर्म में मैं इसको लाऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला इसका जो टॉपिक बनता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। आप इसे मैं एक वीडियोस में इस 5 प्रश्न के जो टॉपिक हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है कि समावेशी शिक्षा कैसे इसकी अवधारणा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, 2-3 इसके प्रश्न बनते हैं और 5 प्रश्न दिया हुआ, लेकिन 2, 3, 4 ऐसे ही प्रश्न बनते हैं।
इसका टॉपिक है सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग एवं लिंग की भूमिकाएं और शिक्षा। तो हमने प्रैक्टिस सीरीज में भी देखा है कि कैसे जो बच्चे हैं उसमें जो लिंग की अवधारणा है तो उसे कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इसी का टॉपिक विविध पृष्ठभूमि वंचित सहित के शिक्षार्थियों की ज़रूरत करना। विविध मतलब मिसलेनियस, यानी जो अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं, कोई बहुत ही अच्छा कर रहा है, कोई मंद बुद्धि है, कोई वंचित है, यानी जो भी है एस्पेक्ट्स, तो उसको कैसे आप अच्छा करेंगे। अगला सीखने की कठिनाइयों से पीड़ित बच्चे शारीरिक दोषण ज़रूरत को पूरा करना, कैसे आप पूरा करेंगे। और है प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से विकलांग शिक्षक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ये चारों टॉपिक के मैं हम लोगों ने प्रैक्टिस सीरीज में क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, बट हम लोग एक टॉपिक लाएंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा, और इस चारों टॉपिक को एक ही लेक्चर के माध्यम से क्लियर कर लेंगे और इसके जितने एस्पेक्ट्स बनते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो क्रियाएं जो भी होगी वो सारे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आप यकीन मानो कि हम उन्हीं चीज़ों को करके इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं जिसको करने की आवश्यकता है। हम बेफिजूल बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने लगते हैं जो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, आप क्वेश्चंस को एनालाइज करते नहीं हो और वो आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर गलत कर देते हो। अगला जो इसका थर्ड टॉपिक है सीडीपी के पोर्शन में, वो है सीखना और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग। और इस शिक्षा शास्त्र में क्या है, तो पहला है अनुभूति और भावनाएं। दूसरा टॉपिक इसमें बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटि की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना। यानी इसका अर्थ है कि जो इसके ऑप्शनल जो एस्पेक्ट्स हैं, वो जो सीखते हैं तो उसमें गलती करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, तो हम सहयोगात्मक या समायोजन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तीसरा इसमें टॉपिक है कि बच्चे कैसे सोचते एवं सीखते हैं, बच्चे क्यों और कैसे स्कूल सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, सीखने में योगदान देने वाले कौन कौन से कारक हैं, व्यक्तिगत, पर्यावरण, समाज, पीयर ग्रुप्स, परिवार, इन सब चीज़ इन लोगों का क्या क्या रोल है। अगला है प्रेरणा और सीखना। अगला इसमें आखिरी टॉपिक है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों को सीखने की रणनीति, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक के रूप में बच्चे। तो बेसिकली देखो इसके 3 टॉपिक्स हैं सीडीपी में, जहाँ से 30 प्रश्न बनते हैं और इसमें 7 से 8 जो टॉपिक है जिसको मैंने जब एनालिसिस किया था तो उसमें 7-8 टॉपिक, जैसे आप इसको टिक कर सकते हो। अगर आपके पास सिलेबस हो, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, जब मैं कराऊंगा तो आप इसको क्रमिक रूप से देखना और समझना कि क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या इन चीज़ों को प्रभाव पड़ता है, कैसे इसकी क्रियाएं प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो उनको सिर्फ आप समझने का प्रयास करना। तो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आएंगे ही इससे, कभी कभी 2-3 क्वेश्चंस भी इससे आए हैं। पियाजे, कोलबर्ग और वेगेट्स्की इसको घुमा फिरा कर पाँचों सब्जेक्ट में मिलाकर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते ही हैं। आप अगर क्वेश्चन एनालिसिस किए होगे तो 150 मार्क्स में अगर वो सीडीपी में नहीं पूछता तो आगे लैंग्वेज पेपर में पूछेगा, ये किसी भी पोर्शन में, लेकिन ये 5 से 6 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से आते ही हैं। और अगला जो इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है बाल विकास के सिद्धांत। इसके क्या क्या सिद्धांत है बाल विकास के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब देखो ये बुद्धिमत्ता के निर्माण के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य इंटेलिजेंस के, तो ये हम लोग इसमें ना पढ़ के अगला जब समावेशी शिक्षा वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको कवर अप कर सकते, बट यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा टॉपिक। और एक इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है 5वां, समाजीकरण प्रक्रियाएं। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके क्या आने वाले भविष्य में इसके योगदान रहते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या विकास में इसके रोल हैं। तो ये 5 टॉपिक इन 15 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 5 टॉपिक से ही लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन तो इन्हीं 5 टॉपिक से आते हैं। और ये समावेशी शिक्षा है तो इसमें 5 में 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो, ये बहुत ही इजी है। आपको समावेशी शिक्षा में 5-6 लोगों को ही पढ़ना है बेसिकली। अगर आप देखो
तो पहला है कि परिवार का जो है समावेशी शिक्षा, परिवार का योगदान वाला हो पोर्शन। तो उसके बाद जो जातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, समाज का जो है पीयर ग्रुप्स का है। तो समावेशी शिक्षा में उसके लिए क्या आप करते हो, तो 8-10 टॉपिक्स बनते हैं समावेशी शिक्षा के अंदर। और उसके जो आयाम हैं उसको अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए काम इजी हो जाता है। और इसका जो थर्ड सेगमेंट है सीडीपी का, सीखना और शिक्षण शास्त्र, एक तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इससे कहीं नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं से आपसे पूछेंगे कि वैकल्पिक उसके लिए क्या आप सीखने के लिए कर सकते हो, रचनात्मकता के लिए क्या कर सकते हो, क्लास में उत्कृष्टता बनाने के लिए क्या कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 2 तो यहाँ से 100% आते हैं हर साल। एक इसमें और है कि ये शिक्षा और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक ही साथ 5-6 टॉपिक दिया हुआ है, सब टॉपिक्स के रूप में 5-6 टॉपिक्स दिया हुआ है। तो अगर आप इसे करते हो तो यहाँ 10 में से 5 क्वेश्चन सिर्फ ये 2 टॉपिक से ही बनते हैं। आप अगर अभी से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप उसमें मिला सकते हो कि 10 से 5-6 टॉपिक इसी से बनते हैं। और इसमें से ज़्यादातर सिद्धांत हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अभी तक जो 16 पीडीएफ हम लोगों ने बनाया है उसमें से इस सीडीपी के ज़्यादातर हम लोगों ने डायमेंशन को समझ चुका है हम लोगों ने अब तक। आपके लिए बस थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं करवा दूंगा एक सिस्टमेटिक वे में, जो आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला सीडीपी पोर्शन था। अगला है सिलेबस का प्रश्न, वो है लैंग्वेज बाद में देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में हम लोग एक वीडियोस में कोशिश करेंगे कि ये जितना सामग्री वाला जो है मटेरियल्स वाला, परिवार, दोस्त, रिश्ते, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं, इन सारी टॉपिक्स को एक ही वीडियोस के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास है और मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि 15 में 12 क्वेश्चन हमारे लेक्चर से कहीं नहीं जाएंगे। आप लिख कर ले लेना और एग्ज़ाम हॉल से जब आप दे कर आओगे परीक्षा तो आप खुद कहोगे कि सर हमने 15 में 12-13 ईजिली बनाए। और अगर आपका दिन अच्छा रहा तो 15 में 15 क्वेश्चन बनाओगे, अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन आते हैं तो। इसलिए कि कभी कभी न्यू चीज़ें भी आ जाती है। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने एनईपी नहीं पढ़ा था, बट मैंने पढ़ा था और वो उस सिलेबस में आया क्वेश्चन। कई लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं दूसरे चीज़ का भी तैयारी करता हूँ, तो मैंने एनईपी पढ़ के गया तो उसके सारे एस्पेक्ट मुझे पता थे, तो मैंने क्वेश्चन बनाया। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं बन पाया। वैसे ही कुछ करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन उसमें आ गए थे, तो वो सब क्वेश्चन मुझसे बन पाए इसलिए कि मैंने उन चीज़ों को तैयारी कर रखा है। लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो आपको उम्मीद रखना है कि हमें 15 में 12 हमें 100% सही चाहिए। ठीक है, और इसके जो पेडागोगी पोर्शन है, जैसे अवधारणा और दायरे, इसका क्या है, महत्व, एकीकृत ईवीएस, तो ये 2 टॉपिक जो है अवधारणा एवं महत्व, जो ये 2 टॉपिक है, ये हम लोग अगले वीडियो जब लाएंगे तो उसमें यही 2 टॉपिक्स को ईवीएस के फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। तीसरा जो इसका टॉपिक है वो सीखने के सिद्धांत, यानी लर्निंग में इसके क्या क्या अवधारणाएं हैं, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी बात हो रही है। तो ये एक यहाँ से भी आएगा। और एक सीसी से क्वेश्चंस आते हैं, हर साल रिपीटेड है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। सीसी में मैंने अगर पीडीएफ में भी क्वेश्चंस बनवाए हैं, अगर नहीं बनवाए हैं तो मैं आने वाले में सीसी के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बनवा दूंगा, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आएंगे। अगला है गतिविधियाँ 5, उसके बाद है प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, विचार विमर्श, समस्याएं, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री। तो देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, पहला 2 टॉपिक, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, सीखने के सिद्धांत से 1 क्वेश्चन और इसी से 1 क्वेश्चन। ये 4 टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे 100%। 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, शिक्षक सामग्री, सहायक सामग्री, क्या क्या आप इस्तेमाल करते हो, जैसे चार्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हो, विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करते हो, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, 8 क्वेश्चन हुए। और 1 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण, आप किस तरीके से चीज़ों को बच्चों के समक्ष रखते हो। तो ये, तो आप 10 क्वेश्चन, ये सिर्फ 4 टॉपिक से आते हैं। आप 10 साल के क्वेश्चन उठाकर देख लो, ये 4 टॉपिक से ही 10 प्रश्न हर वर्ष आते हैं।
तो इन चीज़ों को भी हम लोग कर लेंगे। हम लोग वही चीज़ों को ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग पीडीएफ के माध्यम से कर ही रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा ही, और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आपको एग्ज़ाम कितना इजी लग रहा है पहले की तुलना में। इसका अगला पोर्शन है गणित। गणित का जो जहाँ पे सवाल है, तो गणित में ज़्यादातर जो दिक्कत होती है वो होती है मैथ वाला में। मैथ में होता है कि हम लोग फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं। जैसे ज्यामिति का है, ज्योमेट्री का जो क्वेश्चंस है, तो उसमें तो आपको बहुत फार्मूला रट के जाने पड़ेंगे। ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि जो 15 नंबर जो इससे आते हैं, ज्यामिति से, आयतन से, वजन से, विभाजन से, तो इन सब पे मैं कोशिश करूंगा कि एक एक दो दो क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो आप बार बार रिवीजन कर सको, और जो रिपीटेड है, एक ही मेथड पे हर साल प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं इतना करवा दूंगा। क्योंकि इसके लेक्चर्स बनाने में मुझे चाहिए बोर्ड वगैरह, जो अभी मेरे पास अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है, इसी कारण मैं उसको नहीं बना सकता हूँ लॉन्ग वीडियो। हाँ, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये जितने जो प्रश्न हैं, मुद्रा, संख्याएं, नंबर सिस्टम से, तो इन सब पे एक एक दो दो क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर के आधार पे हैं, जिससे प्रश्न आते हैं, वो मैं करा दूंगा। तो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में 15 नहीं, 8-10 प्रश्न आप इजीली कर सकते हो, इतना मैं करवा दूंगा। पेडागोगी में आप यहाँ पे देख लो, पहला है टॉपिक पेडागोगी में गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क और सीखने की रणनीतियों को समझना, पाठचर्या में गणित का स्थान, शिक्षण की समस्याएं, औपचारिक अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण और सीखने सिखाने के संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो है ये पहला टॉपिक गणित, तार्किक सोच की प्रकृति। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते हैं और हर साल आएंगे भी, तो इसको भी मैं करवा दूंगा। दूसरा है पाठचर्या में गणित का स्थान। इससे कभी कभी प्रश्न आते, कभी कभी नहीं आते, तो आप इसे पीडीएफ के माध्यम से जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं, उसको करके भी इस टॉपिक को आप कवर अप कर सकते हो। दूसरा है शिक्षण की समस्याएं। एक क्वेश्चन इससे आते हैं कि गणित शिक्षण में क्या क्या समस्याएं हैं, बच्चे इसमें क्यों ज़्यादा रुचि नहीं ले पाते, तो ये एक टॉपिक बनता है। और जो एक इसमें इम्पोर्टेंट है वो है नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। ये जो है, इससे हर साल 2 क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने देखा कभी कभी 4-5 क्वेश्चंस भी इससे आ गए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आप फिक्स मानकर चलो कि हर वर्ष आते हैं। और एक है गणित की भाषा। ये 4 टॉपिक इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके पॉइंट एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करके जाना है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर मैं इस पे वीडियोस बनाता हूँ, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कहाँ पे त्रुटियाँ हो रही हैं आपसे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज में जैसे आप पेपर 1 में मान लो हिंदी है, तो गद्यांश आपको मैंने बता चुका हूँ मैं कि कैसे गद्यांश को सॉल्व करना है। इसके आप देख सकते हो सिलेबस क्या है। गद्यांश पहला है। दूसरा, शिक्षा शास्त्र में सीखना, अधिग्रहण करना, भाषा की समझ, मूल्यांकन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा कौशल, सुनने बोलने। देखो, आप हिंदी बेसिकली अगर इस पेडागोगी को छोड़ भी देते हो, अगर आप सीडीपी, ईवीएस, मैथ के अगर पेडागोगी पोर्शन के कर लेते हो, तो आपको लैंग्वेज पेपर की पेडागोगी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ ग्रामर के कुछ पोर्शन पढ़ लो, समास का, व्याकरण का, संधि का, इन सब चीज़ों को पढ़ के जाकर आप ये हिंदी में इजीली 22 से 25 नंबर आराम से कर सकते हो। जहाँ तक बात है लैंग्वेज 2 में, किसी की इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, तो मैंने उर्दू को बहुत अच्छे से विश्लेषण किया था लास्ट वर्ष, तो मैं बता सकता हूँ कि उर्दू में कैसे प्रश्न बनाना है, कैसे उसको आप इजीली हल कर सकते हो। इंग्लिश में भी मैं थोड़ा बहुत मदद कर सकता हूँ, तो उसको कैसे बनाना है। देखो, बेसिकली पेडागोगी पोर्शन अगर आपने एक चीज़ का समझ लिया है सीडीपी का, तो आपको अन्य विषय में भी अगर आप नहीं समझते तो भी आपका काम बन जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, वही चीज़ें रिपीटेड है, तो आपको रिपीटेड चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना है। मैंने जब क्लास करवाया था सीटेट का ये 2 महीना पहले, तो मैंने वही किया था कि ज़्यादा हमें पढ़ाना नहीं है, हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ाना है जो एग्ज़ाम के लिए काम में है। तो मैंने
लगभग 2 से ढाई महीने में पूरे सिलेबस को ख़त्म कराया था और हर एस्पेक्ट्स को पढ़ाया था जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए। अब होता क्या है कि कोचिंग्स वाले बहुत मोटे मोटे मटेरियल्स दे देते हैं और बच्चों को रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हमें उस तरीके से नहीं चीज़ें करनी है जो एग्ज़ाम में हमें टफ़ लगे, हमें और एग्ज़ाम को हार्ड बना दे। हमें उन्हीं चीज़ों को करना है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने सिलेबस का समझा, और अब हम लोग देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आप रख सकते हो जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो बेसिकली देखो, स्ट्रेटेजी हम लोग कई तरीके, सबके अपने अपने स्ट्रेटेजी होते हैं, लेकिन मैं एक जनरल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। एक जनरल मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जिसके करने के पश्चात आप एग्ज़ाम में अपने आप को औरों से बेहतर पा सकते हो। बस आपको निरंतर इस चीज़ को फॉलो करना है कि आप कैसे कैसे एग्ज़ाम में अपने को बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट ईयर जो फॉलो किया था उसे भी मिक्स कर रहा हूँ, और साथ में मेरे जो दोस्तों ने इस एग्ज़ाम को दिया था और उनके जो अनुभव है, जो उनके कुछ मार्क्स रह गए, जब उनसे बातें हुई तो उन्होंने क्या बताया, उनको क्या क्या समस्याएं हैं, तो उन सबको भी मैं इसमें सम्मिलित कर रहा हूँ। और एक जो जनरल जो इसका निकलेगा, जो परिणाम जो होगा, जो आप सब फॉलो करके इस चीज़ को आप एग्ज़ाम में 100+ स्कोर कर सकते हो। तो पहला है कि आपको सिलेबस को समझना है। अभी जो मैंने सिलेबस बताया इसे आप एक बार दो बार देखो, समझो कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, और सॉरी, मैंने पेपर 2 का नहीं बताया, तो पहले मैं उसे बता देता हूँ, फिर स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे। और देखो, पेपर 2 का जो सिलेबस है, पेपर 2 का भी सिलेबस में पहला है CTP का पोर्शन, जिसमें 15 मार्क्स वही सेम चीज़ें हैं, 5 मार्क्स वही सेम चीज़ें, 10 मार्क्स वही सेम चीज़ें। तो आपको CDP में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। जो चीज़ें हम करवाएंगे बस उसी को आपको फॉलो अप करना है। बाकी उसमें कुछ एक दो टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम हैं। तो आप देख भी सकते हो कि वही सारी चीज़ें हैं जो पेपर 1 में दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो। तो आप देख रहे हैं कि वही सारी चीज़ें हैं, बस जो टॉपिक्स है इसको ऊपर नीचे किया हुआ है इसमें। तो हमें CDP में कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है नहीं। जहाँ तक लैंग्वेज पेपर की बात है, तो लैंग्वेज पेपर भी लगभग सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है ही नहीं इसमें। मैथ में भी है, तो मैथ में भी लगभग सेम चीज़ें, कुछ टॉपिक इसमें डिफरेंट है, जैसे अनुपात और समानुपात है, ऋणात्मक संख्या है, और पूर्णांक इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। इसमें नंबर सिस्टम का ज़्यादा रोल है, ये बात मैं मानूंगा कि नंबर सिस्टम, और इसमें आप देख रहे हो कि 20 मार्क्स है इसका ये, और 10 मार्क्स ही है शिक्षण शास्त्र का। ठीक है, तो ये ज़्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं, बस थोड़े कुछ टॉपिक्स के डिफरेंस है। तो इसके भी लगभग सेम ही है अगर आप पेडागोगी वगैरह पढ़ते हो, बस इसमें कुछ चेंजेस आती है, एक है सोशल साइंस का और एक साइंस का है। तो विज्ञान के जो प्रश्न देख सकते हो, तो पहला जो है इसमें विज्ञान का जो सामग्री से, जो मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं NCERT से, वो है पहला टॉपिक भोजन, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक और भोजन, यानी फूड के जो भी कंपाउंड्स है उसके क्या क्या चीज़ें हैं, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है चीज़ें कैसे काम करती है, विद्युत प्रवाह और जो उसकी क्रियाएं हैं। तीसरा है प्राकृतिक घटनाएं, तो प्राकृतिक घटनाएं बेसिकली वो आपके कॉमन सेंस से क्वेश्चन आएंगे। जीव जगत में कुछ आपके एनिमल्स वगैरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, गतिमान चीज़ें, लोग और विचार। चौथा प्राकृतिक संसाधन, और अंतिम है सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री। तो देखो, अगर मेरे पास समय बचा तो मैं इन सारे टॉपिक्स को करवा दूंगा, लेकिन ये गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए कि मेरा भी एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं ज़्यादातर प्रयास कर रहा हूँ कि जो पेपर 1 के सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाऊँ, और पेपर 2 के पेडागोगी सेक्शन, ये साइंस के लिए है कि इसे डिटेल्स में पढ़ाना होता है, और डिटेलिंग में करने के लिए मुझे इस पे अच्छे से काम करना पड़ेगा, और अभी मेरे पास भी समय का अभाव है, इसलिए इसे कंप्लीट कराना थोड़ा मुश्किल है, और मैं कुछ भी नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में काम आए, अदरवाइज़ मैं उन पोर्शन को बिल्कुल नहीं छूऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में नुकसान करा दे।
इसमें है और भी टॉपिक्स है, विज्ञान की प्रकृति, संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, नेचुरल जो साइंस है उसके क्या आने वाले लक्ष्य है, उसके क्या पर्पस है। तो ये सब देखो, ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चंस है या तो आपको कॉमन सेंस, अगर आपने थोड़ा बहुत 12th में साइंस पढ़ा है या आपने मैट्रिक तक भी अच्छे से साइंस किया है तो आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना है। ऐसा नहीं कि 30 में 30 फैक्चुअल क्वेश्चन से साइंस के हैं। 30 में आप यकीन मानो कि 10 से 12 कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं जो आप कहीं ना कहीं पढ़े होते हो, बस उसे वहाँ पे अप्लाई कर देना होता है। सोशल साइंस जिनके हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान पेपर है। इनके जितने भी है, जैसे आप देख लो कब कहाँ कैसे, तो डेट वगैरह पूछेंगे। शुरुआती समाज कैसा था, आप एंशियंट काल के जो समाज की स्थिति है, महिलाओं की क्या थी, जातीय व्यवस्था क्या थी, वहाँ पे मूर्ति पूजा होता या नहीं था, धार्मिक कर्म कांड के क्या धारणाएं थे। तो इतिहास तो खैर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन इस पे भी मैं बहुत ही कम चांस है कि इसके वीडियोस ला पाऊँगा। हाँ, अगले वर्ष बेसिकली ला सकता हूँ क्योंकि उस टाइम मेरे पास समय रहेगा, बट इस वर्ष थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुझे भी काम करने पड़ते हैं और मेरे भी एग्ज़ाम हैं, तो इस वर्ष कम है। लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे आप पढ़ सकते हो। आप बेसिकली एनसीईआरटीज़ अगर ख़रीदते हो तो कुछ भी नहीं करोगे, तो आप साइंस और सोशल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी 9 से 12 तक पढ़ जाओ। 9, 10, 11, 12, अगर इन 4 किताब को, अगर साइंस है तो साइंस का ले लो आप 9 से 12, साइंस के लिए आप सिर्फ 9, 10 का भी पढ़ सकते हो, और सोशल साइंस के लिए आप सिर्फ 11, 12 को। तो आप साइंस के लिए सिर्फ 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, आपके 20 क्वेश्चन आराम से 30 में सही होंगे। और सोशल साइंस के लिए आप आराम से 11, 12 की बुक पढ़ो, सारे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और इसमें शुरुआती किसान और चरवाहे की क्या स्थिति थी हमने बात की। पहले के शहर में पूछ सकते कौन शहर किस नदी के किनारे कहाँ पे स्थित है। शुरुआती राज्य में जैसे मैसूर है, मराठा है, बंगाल है, पंजाब है, तो इस ये सब की चीज़ें क्या है, कौन कौन सी संधियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नए विचार का मतलब है किसने कौन से विचार दिए, जैसे पूछ सकते हैं स्किनर ने कौन से दिए, कांट ने दिए। तो ऐतिहासिक जो चीज़ें उनसे पूछ सकता है प्रश्न। पहला साम्राज्य जो था मुगल साम्राज्य, उससे पहले आप मौर्य साम्राज्य, ये सब से भी क्वेश्चन आएंगे। और है दूर देश के साथ संपर्क, कैसे ईरान के साथ संपर्क था, चाइना के साथ था, यूनान के साथ था, उसके जो यहाँ पे आए, हेन सांग आया, इब्ने बतूता जो मिडेवल काल में आया, इत्सिंग आया, तो ये सब चीज़ें पूछेगा। संस्कृति और विज्ञान की क्या स्थिति थी, जैसे आप देखते हो टीपू सुल्तान ने जो आधुनिक बम वगैरह कारखाने वगैरह स्थापित किए, मौर्य काल में जो उपयोग किए जाते थे उपकरण, हर्यक वंश में, नंद वंश में, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये बड़े टॉपिक्स नहीं, मौर्य मुगल, ये 2 टॉपिक को छोड़ दो इधर ब्रिटिश काल के, तो बाकी सारे छोटे टॉपिक हैं। दिल्ली के सुल्तान में आप पढ़ोगे मोहम्मद गौरी से लेकर आप लोधी वंश तक के पढ़ोगे, सिकंदर लोधी तक, उसके क्या क्या इतिहास थे। बलबन के पढ़ोगे नीतियाँ, इल्तुतमिश के पढ़ोगे, सिकंदर लोधी का पढ़ोगे, मोहम्मद बिन तुगलक के क्या क्या उसने खेती प्रकलन में चलाया, कैसे उसने दौलताबाद अपनी राजधानी इस्टेब्लिश की। फिरोज शाह तुगलक को पढ़ोगे, अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पे पढ़ने। उसकी क्या वास्तुकला थी, वास्तुकला में उसके क्या क्या आयाम थे, कौन कौन से उसने वास्तुकला, यानी 4 मीनार कौन बनवाया, ताजमहल कौन बनवाया, ये अलाई दरवाज़ा कौन बनाया, तो इस तरीके से चीज़ें आएंगी। साम्राज्य के निर्माण, सामाजिक बदलाव कैसे हुए, प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल के बाद द्वितीय नगरीकरण जो मुगल काल में हुए, ये कैसे। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज के क्या क्या रोल है, उपनिवेशवाद का थोड़ा सा हिंट ले लो। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जो देश दूसरे देश पे शासन करे, तो जो देश शासन करता है वो उपनिवेशी देश है, और जिस पे शासन करता है वो उपनिवेशवाद है। वो छोटे छोटे जो राज्यों में उसका करता है वो उपनिवेश है। किसी सत्ता का जो केंद्र है, जैसा आप मान लो ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश एक कंपनी था और उसने भारत एक उपनिवेशिक देश था, तो वो उपनिवेश पे शासन किया, तो उसे उपनिवेश की क्या चीज़ें थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह का क्या कारण थे, कहाँ पे किसने नेतृत्व किया, कहाँ पे कौन से मृत्यु हुई, कहाँ कौन भागे, कौन से नारे, तो ये सब पूछेंगे। महिला के सुधार में क्या क्या हुआ, जैसे ज्योतिबा फुले ले लो, एनी बेसेंट, ये सब ले लो, सरोजनी नायडू के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद प्रोफेसर कर्वे ने जो महिला विद्यालय बनाए, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जाति व्यवस्था की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन में आप पढ़ोगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाई, उसके बाद स्वराज पार्टी किसने बनाई, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सब भी पूछने के चांसेज है। भूगोल में है ज़्यादातर ग्लोब, सौरमंडल, वायु, पानी, मानव, पर्यावरण। कृषि में पूछ सकते हैं कि कौन से कृषि कहाँ पे होता है, जैसे रबी फसल की क्या है, खरीफ फसल क्या है, कहाँ पे ज़्यादा मूंगफली होती है, कहाँ ज़्यादा चावल होती है। तो इस तरीके से चीज़ें पूछेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन विविधता, यानी हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है उसके बावजूद भी हम विविधता में एकता की बात करते हैं। हमारा जो संविधान है इस पे बात करता है। इसका टॉपिक है सरकार, यानी सरकार में आपसे पूछेंगे कि सरकार के कौन कौन से अंग है, उसके क्या क्या रोल है, उसके क्या क्या शक्तियाँ हैं। स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज के कितने स्तर हैं, उस भारत में कब इसका गठन किया, पहला कौन पंचायती विलेज था जहाँ पे पंचायती राज लागू हुई। तो इस तरीके से पूछेंगे। जीविका पोर्जन यानी कौन स्थानीय स्तर पे मनरेगा वगैरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मनरेगा कब लागू हुआ, इसमें कितने आपको पैसे दिए जाते हैं, कितने दिनों का वर्क का गारंटी दिया जाता है। चौथा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कैसे है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, भारत में कौन सा डेमोक्रेसी है। तो इसके भी अलग अलग आयाम हैं। मीडिया का क्या रोल है, लैंगिक विषय यानी क्या अभी लैंगिक समानता, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, लैंगिक समानताओं को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही, तो ये सब कॉमन माइंड का क्वेश्चंस है। ये जो टॉपिक, कुछ ही टॉपिक है जो फैक्चुअल, बाकी चीज़ें आपको कॉमन है। संविधान में आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य कौन थे, संविधान सभा के निर्माण में कौन कौन सी कहाँ से चीज़ें ली गई, अमेरिका से क्या ले गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, उसके बाद कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, भाग है, तो ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं, आर्टिकल्स पूछ सकते हैं एक दो। संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार में जो अंग है, कार्यपालिका कैसे काम करती है, विधायिका कैसे करती है, न्यायपालिका दिया और न्यायपालिका का क्या कार्य है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, जजों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, उसके हटाने की क्या विधि है। तो ये सब है। शैक्षणिक मुद्दे से 20 प्रश्न है, तो ये आपके लिए इजी है, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। आपने अगर अच्छे से सीडीपी किया, पेडागोगी सेक्शन किया, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे 20 के 20 मार्क्स बन जाएंगे। तो हमने ओवरऑल दोनों सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 को समझा और इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका स्ट्रेटेजी पे क्या होना। तो हम लोगों ने बेसिकली स्ट्रेटेजी पे बात की कि इसमें जो मेरा स्ट्रेटेजी था लास्ट ईयर उसको भी मैंने सम्मिलित किया है और इसमें उन लोगों का भी सम्मिलित किया जो नए लोग हैं और उन लोगों को भी मैंने शामिल किया जो मैंने लास्ट ईयर मेरे दोस्तों ने कुछ मार्क्स से इस परीक्षा को पास करने से वंचित रह गए, उनसे जब बात करने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ उनका अनुभव, उसको भी मैंने इसमें आधार बनाया है कि सारे लोग को जो एक ओवरऑल आप जनरल जो स्ट्रेटेजी रख सकते हो जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, उसको मैंने शामिल किया है। तो पहला तो है आपको अंडरस्टैंड द सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम जो है सीटेट का। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो पेपर 1 के पाठ्यक्रम को अच्छे से समझो, पेपर 2 दे रहे हो तो पेपर 2 के समझो, दोनों दे रहे हो तो दोनों को समझो कि क्वेश्चन आते कहाँ हैं, ठीक है। और जो दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, एनालाइज द पीवाई को। हमने प्रैक्टिस सीरीज चलाने का एक ही रीज़न रखा है कि आपको पता चले कि पिछले साल कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको एक आइडिया होगा कि सच में हम जो क्वेश्चंस बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो जब हम यहाँ पे डील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे। तीसरा जो इसमें है ये आपको याद रखना है कि फिक्स योर मटेरियल। आपको अब यहाँ से बहुत ही कम समय है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा बुक्स हैं, जो जहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं उसको लिमिट कर दें। आप अगर चाहोगे कि मुझे हिमांशी मैम का भी देखना है, सचिन सर या जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, गुरुजी बहुत सारे हैं, मैंने भी लास्ट ईयर यही गलती की जिसके कारण मुझे कम मार्क्स है, 95 के आसपास ही मैं रह गया। लेकिन आने चाहिए तो मुझे उससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की। मेरे दोस्तों के भी कम मार्क्स है इसलिए कि हम लोगों ने बहुत सारे मटेरियल्स का अध्ययन करना चालू कर दिया था। तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि हमने जाना बहुत सी चीज़ें, बट उसे एग्ज़ाम हॉल में अप्लाइड करने से हम लोग वंचित रह गए, जिसके कारण कुछ लोगों ने थोड़ा मार्जिन से पास भी किया और कुछ लोगों ने थोड़ा मार्जिन से पास करने से मिस भी कर दिया। तो हमें गलती नहीं करनी कि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है।
आप एक लिमिट रिसोर्स रखो, आप एक लिमिट सामग्री रखो और उसी से आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ। और आप यकीन मानो कि ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता रहती नहीं, बस हम लोग बहुत बड़ा इस एग्ज़ाम को मान लेते हैं, जिसके कारण हमारा परिणाम नकारात्मक आता है। तो आपको बेसिकली करना है कि आपको मटेरियल फिक्स करना है। मैं कह रहा हूँ अभी से भी, अभी जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बना रहे हैं या साथ में जो अच्छे क्वेश्चन है, जो हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन है, जो अनरेटेड क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है एग्ज़ाम में, तो आप अगर इस क्वेश्चंस को कर रहे हो तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे काम आ रहे हैं। दूसरा चीज़, मैं जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके जो लेक्चर्स लाऊंगा, आप उसे समझने का प्रयास करो और मैं बताऊंगा कि किसे याद करना है, आप उसे याद करो। अगर इतनी चीज़ भी आप करके जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में आपसे कुछ छूटेगा। और मैं भी वही सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो इस सिलेबस में दिया हुआ। सिलेबस के हट के पढ़ाऊँगा तो मेरे तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, बट आपके टेंशन बढ़ जाएंगे। और मेरा चैनल शुरू करने का कोई मकसद नहीं कि मुझे बहुत बड़ा चैनल बनाना है, ये करना है, वो करना है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं कम से कम उनका तो रिजल्ट हो। और यही नियति के साथ मैंने इस चैनल को भी प्रारंभ किया है। बहुत दिनों तक मैंने, लगभग 6 महीना से मैं व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूँ, बट मैंने उतने दिनों से नहीं बनाया चैनल, क्योंकि मुझे लगा कि अभी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे लगा कि बहुत से लोग हो गए हैं और बहुत सी चीज़ें करनी है और सबके रिजल्ट भी सुनिश्चित करने हैं, तो इसी कारण से मैं वीडियो लाना प्रारंभ किया हूँ। चौथा है मेक डेली रूटीन। आपने अगर इन 3 चीज़ों को कर लिया तो अब आपको करनी है कि आपको एक डेली रूटीन सेट करनी है। डेली रूटीन का अर्थ है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इतने घंटे प्रैक्टिस करना है, इतने घंटे वीडियो लेक्चर्स देखना है और इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। आप एक चीज़ को 100 बार पढ़ते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा आउटपुट देता है। अगर आप 100 चीज़ों को एक-एक बार पढ़ते हो तो ज़्यादा आउटपुट नहीं देगा। हमेशा कहते हैं लोग कि आप एक चीज़ को 100 बार पढ़ो, इससे कहा कि आपको एक चीज़ याद हो जाएंगे, लेकिन 100 चीज़ को पढ़ोगे तो एक चीज़ भी याद नहीं रहेगा। और एक और चीज़ है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। मैं बार बार कहता हूँ, आप जितने प्रैक्टिस करते हो आप उतने ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर करने के करीब पाए होते हो अपने आप को। ठीक है। पाँचवा है प्रैक्टिस एमसीक्यू, जो मैं करवा रहा हूँ, आप रेगुलर कीजिए, ये बहुत ही हेल्प होंगे जब आप एग्ज़ाम दोगे। मैं कह रहा हूँ 50-60 क्वेश्चन तो ईजिली यहाँ से बनेंगे ही। और साथ में जो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता हूँ उसके करने के बाद आप एक अच्छे स्कोर की तरफ हो, इस बात की गारंटी मेरी है। छठी है ईट हेल्दी फूड। अभी देखो एग्ज़ाम का समय आ रहा है तो हम ओवरलोड ले लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें छोड़नी चाहिए। इसी क्रम में हम अच्छे खाना नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और एग्ज़ाम से ठीक पहले हम अस्वस्थ हो जाते हैं, और जिसके कारण मानसिक संतुलन हमारा खराब होने लगता है। जो चीज़ें हम याद किए रहते हैं उसे भी हम भूल जाते हैं। तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा खाना खाओ, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल के दिन एंजाइटी टाइप्स का फीलिंग नहीं आए, और आप एक स्वस्थ वे में जाओ, फ्रेश माइंड के साथ जाओ। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आपको प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के माध्यम से, वो आपके हेल्प आए। अगला जो है इसमें कंप्लीट डेली टारगेट। देखो जो भी डेली टारगेट आप सेट करते हो उसे कंप्लीट करो ही, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा, बिल्कुल मेरे दोस्त, नहीं होने वाला है। यहाँ पे 6-6 महीने, साल भर से लोग क्लासेज करते हैं, बट एग्ज़ाम इतना नहीं निकलने का रीज़न एक ही है कि वो डेली नहीं अपना रूटीन फॉलो कर पाते हैं, और वो बहुत सारी मटेरियल्स ख़रीद लेते हैं मार्केट से, विभिन्न लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, कभी उस चैनल को देखेंगे, कभी उस चैनल को, कभी उस टीचर से पढ़ेंगे, कभी उस टीचर से। इन्हीं कारणों से उनका रिजल्ट रुक जाता है। ठीक है। लास्ट में मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए कुछ लाइनें लिखी है जो मैंने अनुभव किया है, और अभी भी मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ लोगों की मदद हो जाए, नहीं तो अभी मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैंने भी आप सबको अनुभव किया, और आप लोगों की जो बातें मैंने सुनी या आप लोगों के साथ जो मैं अटैचमेंट रखता हूँ,
तो उन सब चीज़ों से मैंने प्रेरित होकर, प्रभावित होकर कुछ लाइनें लिखी है और आप कहीं न कहीं आप अपने आप से इसे जोड़ सकते हो और आप पाओगे कि ये लाइन्स आपके लिए भी थी और ये चीज़ आप भी कहीं न कहीं अपने जीवन में अनुभव करते हो, ठीक है? मैंने लिखा है कि हर नींद में एक सपना है, यानी जब आप सोते हो तो उसमें भी एक सपना है, लेकिन उसे आप पूरा करते हो नहीं हो ये तो आप पे निर्भर करता है। तो हर नींद में एक सपना है, हर दिन कहानी तू रचता है, अब तो तू सोच अपने लिए कौन किसका यहाँ अपना है, अब तो तू सोच अपने लिए कौन किसका यहाँ अपना है। तो कहने का एक ही अर्थ है कि जो आप नींद में सपने देखते हो और प्रतिदिन अपने आप से कहानी बनाते हो कि मैं आज इसके पूरा करूँगा, ये बनाऊँगा, घर बनाऊँगा, बहुत बड़े-बड़े मकान बनाऊँगा, फैंसी कपड़े पहनूँगा, पहनूँगी, जो भी है। तो ये जो आपके सपने हैं, इसे तो आप डेली करते हैं, लेकिन अपने लिए कभी ये सोचते हैं कि हाँ, मैं सच में इसे करूँगा? और आप डेली दूसरों के दिखावे में ही रह जाते हैं, दूसरों को ही कहने में रह जाते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा और ये लफ़ाज़ी के कारण आपके रिज़ल्ट नहीं हो पाते। तो यही मैं कहता हूँ कि हर नींद में एक सपना है, हर दिन कहानी तू रचता है, अब तो तू सोच अपने लिए कौन किसका यहाँ अपना है। ठीक है, तो हमने पूरी डिटेल से स्ट्रैटेजी आज इसमें कंप्लीट किया है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कैसे 2 महीने को समय को यूटिलाइज़ करना है और कैसे इस परीक्षा को आसान बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ईवीएस के वीडियोज़ में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और हम लोग इस महीने के लास्ट तक ईवीएस के एनसीईआरटी सेक्शंस और पेडागोगी सेक्शन दोनों को हम लोग कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।